नमस्ते दोस्तों, कथानिधि चैनल पर आपका स्वागत। आज आपके लिए जो कहानी मैं लेकर आई हूँ उस कहानी का नाम है नाम बदनाम। कहानी आपको कैसी लगती है ये कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो चलिए सुनते हैं कहानी नाम बदनाम। रचना नीचे नजरें झुकाकर बैठी हुई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सामने बैठी राघव की माँ विमला जी जब बोली हमें लड़की पसंद है तो मालती जी आप आपका जवाब हमें जल्दी दीजिएगा, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। तब रचना की माँ मालती जी ने हंसकर उन्हें विदा किया। उनके जाते ही रचना बोली कितनी देर से साड़ी पहनकर बैठी हो मम्मी, इतनी गर्मी है क्या यार। मुझे नहीं करनी शादी मम्मी, जब देखो तब कोई ना कोई लड़का और उसकी माँ को तुम घर बुलाती रहती हो। आपको तो मुझे प्रदर्शनी में लगा देना चाहिए ताकि मुझे अच्छा पति मिल जाए, कहकर रचना साड़ी बदलने चली गई। रचना कपड़े बदलकर अपना नाइट ड्रेस पहनकर आ गई। मालती जी रचना के पिता रमेश जी से बोली मुझे राघव और उसका परिवार तो बड़ा अच्छा लगा जी, आप क्या कहते हैं। रमेश जी को भी परिवार बड़ा अच्छा लगा था और लड़का भी अच्छा लगा था। अतः वे बोले सब कुछ बढ़िया है, अब रचना पर ही सब कुछ है। वो क्या कहती है, उसकी क्या राय है, पहले उससे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि पहले ही वो 6 लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है। अब इस बार हाँ कह दे रचना, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। बेटी तुम अगर इसी तरह सभी रिश्तों को ना कहते रहे तो वह वक्त दूर नहीं कि तुम कुंवारी रह जाओ या फिर अच्छे रिश्ते आना बंद हो जाए। मालती जी भी बोली बेटी बस अब कुछ मत बोल, इस रिश्ते को तू हाँ कर ही दे। तेरी शादी देखने की बड़ी तमन्ना है दिल में, और कहीं उससे पहले मुझे कुछ हो गया तो। रचना ने मालती जी की बात काटते हुए कहा माँ ऐसे अशुभ शब्द क्यों बोल रही हो, मरे तुम्हारे दुश्मन। और रचना ने माता पिता की खुशी के लिए इस रिश्ते को आखिर हाँ कर ही दी। राघव और रचना की फोन पर ढेरों बातें होने लगी। दोनों अब डेट पर भी साथ जाने लगे। राघव तो रचना को पसंद आ गया था, मगर सास के लिए उसका डर अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन रचना राघव से बोली राघव मैं तुम्हारी माँ से भी मिलना चाहती हूँ ताकि शादी से पहले मैं उन्हें भी समझ जाऊं और वे भी मुझे जान जाए। अरे हाँ रचना, माँ तो सबकी एक जैसी होती है। मेरी माँ भी बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी ही है, हंसमुख और मिलनसार। माँ से मिलकर क्या बात करना चाहती हो। राघव मैं तो बस यही जानना चाहती हूँ कि वे अपनी बहू के बारे में क्या अपेक्षा रखती हैं, ताकि कल मुझे उनके साथ सामंजस्य बिठाने में आसानी हो, क्योंकि कल रहना तो मुझे उनके साथ ही है ना। राघव को सुनकर अच्छा लगा। उसने रचना को अपनी माँ का नंबर दे दिया और बोला ये लो मम्मी का मोबाइल नंबर, और तुम उनसे किसी भी वक्त बात कर सकती हो, घर पे भी आ सकती हो। रचना ने घर आकर अपनी माँ को मालती जी को बताया कि वह अपनी सासू माँ से मिलकर शादी से पहले ही सारी बातें क्लियर कर लेगी ताकि उसकी हालत शादी के बाद उसकी दीदी रश्मि जैसी ना हो। यह सुनते ही मालती जी भड़क गई, बोली ये लड़की तू मुझे किसी दिन मरवाएगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी तू मुझे। जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों के बाद एक अच्छा रिश्ता आया है, इतना अच्छा रिश्ता अपने हाथों से खोने चली है। भला कोई लड़की शादी से पहले अपनी ही सासू माँ से सवाल करे तो क्या सासू माँ ऐसा रिश्ता बरकरार रखना चाहेंगी। विमला जी हमारे बारे में क्या सोचेंगी कि क्या यही संस्कार दिए हैं हमने अपने बेटी को। शादी से पहले अगर कोई लड़की अपनी सास से अपनी आजादी के बारे में सवाल पूछे तो कौन सास उस बहू को स्वीकार करना चाहेगी। लेकिन रचना नहीं मानी, अपनी बात पर अटली रही और उसने अपनी बड़ी बहन रश्मि को फोन करके सब कुछ बताया। रश्मि फोन रखकर अपने अतीत के गलियारे में खो गई। रश्मि और विनय का रिश्ता जब तय हुआ था तो रश्मि कितनी खुश थी। रश्मि शादी के पहले जॉब करती थी। उसने जब विनय से कहा था कि वह शादी के बाद भी इसी तरह जॉब करती रहेगी तो विनय ने भी उसे सपोर्ट करते हुए कहा था कि उसके घर में बहुओं को जॉब करने की छूट तो नहीं है, मगर वह अपनी माँ को मना ही लेगा। शादी के बाद रश्मि की सास कंचन जी ने सबसे पहले जो काम किया वो था रश्मि की नौकरी छुड़वाई। विनय की भी अपनी माँ के आगे एक ना चली।
कंचन जी बोली थी, हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, और यदि तुम नौकरी पर जाने लगी तो घर का काम कौन करेगा? हमारा परिवार भी नामी परिवारों में से एक है, और अगर यहाँ की बहुएं भी नौकरी करने लगी तो क्या हमारी इज्जत खाक में नहीं मिल जाएगी? रश्मि को घर में पूरे दिन साड़ी में रहना पड़ता था, क्योंकि कंचन जी को बहू का सलवार सूट पहनना गवारा नहीं था। पूरे दिन रश्मि साड़ी में रहती, भले ही बाहर कितनी ही गर्मी का मौसम क्यों न हो। उसे बहुत बार मन करता था कि वह कॉटन के सलवार सूट पहने, ताकि गर्मी में उसे रसोई में काम करने में दिक्कत न आए। मगर सासू माँ के सामने जब भी वह कुछ बोलने जाती, सासू माँ उसे चुप करा देती और कहती, बहू, अचानक से कोई मेहमान आ गया और वह तुम्हें सलवार सूट में देखेगा तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। एक एक करके रश्मि की सारी इच्छाएं सासू माँ के अरमानों तले दब कर रह गईं। कंचन जी रश्मि के सुबह 6 बजे उठने पर भी गुस्सा हो जाती थी और कहती थी कि बहू, सुबह 5 बजे उठ जाया करो और फिर नहा धोकर रसोई संभाला करो। तुम्हारे देर से उठने की वजह से सारे कामों में देरी हो जाती है। वैसे भी 6 बजे उठकर भी सारा काम रश्मि को अकेले ही तो करना होता था। फिर भी पता नहीं क्यों कंचन जी को रश्मि के 6 बजे उठने में क्या दिक्कत थी। कंचन जी रश्मि के मायके वालों से भी हमेशा चिढ़ी हुई रहा करती, जिस वजह से रश्मि के घर उसके मायके वालों का आना ना के बराबर हो गया था। रचना को अपनी दीदी रश्मि की सास पर बड़ा गुस्सा आया करता था और वह कहती, दीदी, आप अपनी सास से कुछ कहती क्यों नहीं दीदी? उन्होंने आप पर कुछ ज्यादा ही पाबंदियां लगा रखी हैं। क्या बहुओं की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? इस तरह तो जेल में कैदी को भी नहीं रखा जाता होगा जिस तरह आपकी सास आपको रखती है। रश्मि लाचार सी कहती, अरे रचना, मैंने साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मगर मेरी सासू माँ टस से मस नहीं होती। उन्हें बहू की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। यह सब सहते सहते एक दिन वह भी आ गया जब रश्मि ने घर वालों को अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी दी थी। फिर भी कंचन जी ने रश्मि की इन दिनों में भी कोई फिक्र नहीं की। रश्मि जैसे पहले काम करती थी वैसे ही इन दिनों में भी काम करती रही। रश्मि, तुमने अब तक चाय नहीं बनाई? कंचन जी की आवाज से रश्मि की तंद्रा टूटी और वह चाय बनाने चली गई। चाय बनाकर रश्मि कंचन जी से बोली थी, मुझे आज मार्केट जल्दी जाना है मम्मी जी, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारे काम हैं। प्रेस वाले भैया की दुकान पर जाकर हिसाब भी करना है, दूध और फल वाले भैया को भी महीने के पैसे देने हैं, और मेरी साड़ी जो फॉल लगवाने दी है वह भी मार्केट से लानी है। मुझे आने में जरा देर हो जाएगी, इसलिए मुन्ने को भी साथ ले जाती हूँ, वरना यहाँ वो आपको नाहक परेशान करेगा। कंचन जी ने हामी भर दी। रश्मि ने जल्दी से ऑटो लिया और अपनी माँ के घर आ गई। अपने मायके जाकर वह अपनी माँ मालती जी से बोली, मम्मी, रचना को अपनी सास से बात कर लेने दो जैसे कि वो चाह रही है, वरना कल के दिन कहीं उसका हाल भी मेरे जैसा ना हो जाए। विनय ने तो मुझसे शादी से पहले यही कहा था कि वह शादी के बाद सब संभाल लेगा। मुझे मेरी इच्छाओं को नहीं मारना पड़ेगा, मेरी नौकरी जारी रहेगी, मगर उसके विपरीत मेरे साथ सब कुछ उल्टा ही हो गया। रचना वैसे भी मेरी यह हालत देखकर डरी हुई है। अब मैं ये नहीं चाहती मम्मी कि मेरी बहन का भी हाल शादी के बाद मेरे जैसा हो जाए। सुनकर मालती जी ने भी सोचा कि रश्मि सही कह रही है और शायद मैं ही गलत सोच रही थी। शादी के बाद कोई रिश्ता बोझ बन जाए उससे पहले उस रिश्ते को मुक्त कर देना चाहिए, वरना वह बोझ पूरी उम्र ढोना पड़ता है। रचना रश्मि के गले लग गई, फिर हंसते हुए बोली, दीदी, आप भी इतने सालों से अपने परिवार वालों के हिसाब से चलते आइए, अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में ही होती है। रश्मि को रचना की बात बिल्कुल सही लगी, तब वो बोली, आज आज तू अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ रचना, फिर मैं भी अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ लूंगी। रचना की बातों से रश्मि को भी हौसला मिला था। रचना ने अपनी सास बिमला जी को फोन किया और बोली, मम्मी जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। विमला जी ने खुशी से कहा, हाँ हाँ रचना, आ जाओ घर पे। तुम शादी से पहले भी अपने ससुराल आ जा सकती हो, इसलिए चली आओ। रचना अपने होने वाले ससुराल पहुंची तो विमला जी ने उसे प्यार से अपने पास सोफे पर बिठा लिया और बोली, बहू,
कहो, क्या कहना चाहती हो? मम्मी जी, मैं तो सिर्फ यही जानना चाहती थी कि शादी के बाद आपकी मुझसे क्या क्या अपेक्षाएं हैं। बहू, मैं उन सासों में से नहीं हूँ जो बहुओं को नौकरानी समझती है। मैं तो अपनी बहू के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना चाहती हूँ, जिससे मेरी बहू को कभी उसके मायके की याद ना आए। तुम जिस तरह अपने मायके में कपड़े पहनती हो, उसी तरह तुम अपने ससुराल में भी पहनो। मैं नहीं कहूंगी कि तुम हमेशा साड़ी में ही रहो। हाँ, मगर जब मेहमान आए तब तुम सलवार सूट पहनो। तुम अपनी नौकरी भी जारी रख सकती हो। मेरे बेटे से कदम मिलाकर चलो। हाँ, मगर बड़ों की इज्जत करना कभी मत भूलो। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि तुम सुबह 6 बजे ही उठकर रसोई संभालो, मगर अपने काम के प्रति सजग जरूर रहो। बस, बहू से तो मेरी यही अपेक्षा है। रचना रचना को अपनी सास विमला जी की बातें बड़ी अच्छी लगी और वह उनका आशीर्वाद लेते हुए बोली, मम्मी जी, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं खुशी से वापस घर जा पाऊंगी। विमला जी भी प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ बहू, बीच बीच में मुझे भी घुमाना और मुंह भी टिकाना मत भूलना। और दोनों सास बहू बड़ी जोर से हंस पड़ी। रचना ने घर आकर जब अपनी माँ और बहन को यह सारी बातें बताई तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा। थोड़े ही महीनों में रचना ससुराल में बहू बनकर आ गई। दिल में डर, हाथों में कंपन लिए रचना पहले दिन रसोई में पहुंची और विमला जी से बोली, मम्मी जी, मैं चाय बना देती हूँ। विमला जी बोली, बिल्कुल नहीं। रचना का दिल डर के मारे थम सा गया। उतने में विमला जी बोली, आज मेरी बहू का पहला दिन है घर में, रसोई में, सो आटे का शीरा बना दो। ये कह के वह मुस्कुरा दी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी बहू, शीरा बनाने की चिंता तुम बिल्कुल मत करना। यह सुनकर रचना की जान में जान आई। कुछ दिन बाद विमला जी ने रचना से कहा, तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहना करो बहू। रचना खुश हो गई। धीरे धीरे वह ससुराल में रचने बसने लगी। रोज जॉब पर से थक कर आती, तब सासू माँ के हाथों का बना खाना खाकर उसका दिल खुश हो जाता। और वह समझ चुकी थी कि सब सास एक जैसी नहीं होती। राघव जैसा पति और विमला जी जैसे सास किस्मत से ही मिलते हैं। फोन पर रचना ने अपनी माँ से कहा था। मालती जी की मन में जो चिंता थी कि पहली बेटी रश्मि तो अपनी जिंदगी में सुखी ना है, कम से कम दूसरी बेटी तो खुश रहे। रचना की दीदी रश्मि भी रचना को खुश देखकर बहुत खुश थी। रचना के मायके में गणपति को घर लाने पर सत्यनारायण की पूजा रखी गई थी, जिसमें रचना और रश्मि के ससुराल वाले भी आए थे। रश्मि की सास वहां भी मुंह चढ़ाए बैठी थी और रचना की सास उत्साहपूर्वक रचना के मायके वालों का काम में हाथ बटा रही थी। दोनों की सासों में जमीन आसमान का फर्क था। रचना को अपनी सास पर गर्व था और वहीं रश्मि को अपनी सास पर अफसोस। रश्मि घर वापस आने पर रश्मि विनय से बोली थी, मुन्ना बड़ा हो गया है, मैं वापस नौकरी करना चाहती हूँ विनय। इस बार विनय ने भी रश्मि का साथ दिया और अपनी माँ कंचन जी की इच्छा के विपरीत जाकर रश्मि को नौकरी करने के लिए सपोर्ट किया। मुन्ने के लिए एक मेड रख दी, जो सास कंचन जी की नजरों के सामने मुन्ने को पूरे दिन संभालती। रश्मि ने भी आखिर अपनी खुशियों की चाबी ढूंढना शुरू कर ही दिया था। सास तो नाम से बदनाम है। आज भी बहुत से घरों में देखने को मिल जाएगा कि हर सास एक सी नहीं होती। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि ये लघु कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा।